बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। मणिपुर में गुरुवार को हमलावरों की फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पंजाब में होने वाले विधानसभा सत्र को गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने कहा अवैध। अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसकी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखी गई है। कार्यक्रम में 25 देशों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और G20 सदस्य देशों के 10 डिप्टी स्पीकर शामिल हुए हैं। हालांकि खालिस्तान विवाद के बीच कनाडा की स्पीकर रोमोंडे ग्रोगे कार्यक्रम में नहीं आई। हालांकि पहले उनके शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन कनाडा भारत विवाद के बीच उन्होंने दिल्ली नहीं आने का फैसला किया है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि वे कनाडा की सेनेट की स्पीकर के साथ अपनी अनौपचारिक बातचीत में कई मुद्दे उठाएंगे। बता दें कि सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के द्वारका स्थित इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सप्रेसो सेंटर यशोभूमि में किया गया है। 13-14 अक्टूबर को आयोजित होने वाले P20 समिट में 4 सेशन है। इस समिट के दौरान भारत अपने लोकतांत्रिक इतिहास को दुनिया के सामने रखने वाला है। इसके जरिए दुनिया को समानता, भाईचारा और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि इस समिट के सभी कार्यक्रम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में होंगे। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली। बताया जा रहा है कि इस केस की सुनवाई करने वाले जज जस्टिस संजीव खन्ना किसी और मामले में बिजी थे। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया है कि अब सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कब होगी। बता दें कि आप नेता 228 दिन से जेल में बंद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनमें दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत ना देने के फैसले को चुनौती भी दी गई है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि सिसोदिया पर आरोप बेबुनियाद है और इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है। गौरतलब है कि सिसोदिया को आबकारी नीति केस में 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई रिमांड को भी चुनौती दी है। बता दें कि कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि ईडी ने 4 अक्टूबर को संजय सिंह के करीब 10 घंटे तक पूछताछ की और उनके घर छापेमारी की और उनके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया। बाद में रिमांड और 3 दिन तक बढ़ा दी गई थी। मणिपुर में गुरुवार को हमलावरों की फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पूर्वी इम्फाल में कांगपोकपी जिले के स्पोंगखौक खुनौ की है, जहां हथियार से लैस उपद्रवियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि घटना सुबह करीब 3 बजे की है। हमलावरों ने मैदान में रखी ईंटों के पीछे छिपकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की, लेकिन हमलावर अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी से हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। बता दें कि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। घायलों को इम्फाल के राज मेडेस्टी और लिटिल क्लिनिक ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने 20 और 21 अक्टूबर को होने जा रहे विधानसभा सत्र को अवैध करार दे दिया है। पंजाब गवर्नर कार्यकाल की तरफ से पंजाब सरकार को खत लिखा गया है, जबकि गवर्नर पुरोहित खुद बॉर्डर एरिया के गाँव के दौरे में व्यस्त हैं। बता दें कि बीते दिनों अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने इस सत्र को अवैध करार दिया था। गवर्नर कार्यालय की तरफ से लिखे खत में कहा गया है कि माननीय राज्यपाल के 24 जुलाई 2023 के पत्र की और आपका ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें 16वीं पंजाब विधानसभा के चौथे बजट सत्र के विशेष सत्र के समान विस्तारित सत्र पर माननीय राज्यपाल की आपत्ति दर्ज की गई है। विधानसभा 12 जून 2023 को
19 और 20 जून 2023 के लिए बुलाई गई थी। कानूनी सलाह के आधार पर और उक्त पत्र में बताए गए कारणों के आधार पर माननीय राज्यपाल ने इस तरह के सत्र को बुलाने की ओर इशारा किया था और यह वैध है। विधानमंडल की स्वीकृत प्रक्रियाओं और प्रथा के विरुद्ध और संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध था। वर्तमान मामले में भी 16वीं पंजाब विधानसभा के चौथे बजट सत्र का एक विशेष सत्र बुलाना और ये सुझाव देना कि ये चौथे सत्र की निरंतरता है। इस सत्र को 20 जून 2023 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। कुछ और नहीं बल्कि बजट सत्र को बढ़ाने का एक प्रयास है। इस सत्र को माननीय राज्यपाल ने 3 मार्च 2023 के लिए बुलाया था, जो सत्र के कामकाज के एजेंडे के पूरा होने के बाद 22 मार्च 2023 को समाप्त हो गया था। अब 24 जुलाई के पत्र में बताए गए कारणों के मद्देनजर ऐसा कोई भी विस्तारित सत्र अवैध होना निश्चित है। ऐसे सत्रों के दौरान किया गया कोई भी व्यवसाय गैर कानूनी है। ईडी के समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई है। बता दें कि 11 अक्टूबर के बाद आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए इसे सुनवाई के योग्य नहीं माना। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि अगर आप किसी मामले में आरोपी नहीं हैं, आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है, तब तक समन जारी नहीं किया जा सकता। वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू ने कहा कि इस केस को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समन के मामले में फैसला ले चुकी है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5वीं बार समन जारी किया था और पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं गए। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को पत्र भेजा गया था। ये पत्र हाईकोर्ट के वकील श्रेया मिश्रा की ओर से भेजा गया था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि कानून का पालन करने वाले हैं, ऐसे में हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है। पत्र में उन्होंने अदालत का फैसला आने तक किसी भी तरह की कार्रवाई न करने की अपेक्षा की है। अब कोर्ट के फैसले के बाद साफ है कि सीएम को ईडी की जांच में सहयोग करना होगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों से गायब रहने वाले टीचरों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने अब ऑफिसरों में आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी नहीं लगाने वाले कर्मचारी एब्सेंट पाए जाएंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर की ओर से जारी ऑर्डर में लिखा गया है कि यदि स्कूल या ऑफिस में बायोमेट्रिक मशीन खराब हो जाती है तो तुरंत ही संबंधित इंचार्ज को इसकी सूचना मुख्यालय में देनी होगी, जिसके बाद मशीन को सही कराया जाएगा। बता दें कि ये आदेश पहले 30 जनवरी 2023 में अंडर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के मुख्य सचिव के द्वारा जारी किए गए ऑर्डर के सपेक्ष में किए गए हैं। इस साल 30 जनवरी को अंडर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की ओर से ऑर्डर जारी किया गया था कि सरकार को कर्मचारियों की निरादत होने से लेकर कई सूचनाएं मिल रही हैं। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से आदेश है कि सभी सरकारी अफसर, बोर्ड, निगम के कर्मचारी बायोमेट्रिक मशीन से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी तस्करों की एक और कोशिश बीती रात विफल हो गई। भारतीय सीमा की सुरक्षा कर रही बीएसएफ ने पंजाब पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन करते हुए पाकिस्तानी ड्रोन को जब्त कर लिया है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन के साथ बंदी तकरीबन 21 करोड़ रुपए की हेरोइन को भी भारतीय तस्करों के हाथ लगने से पहले रिकवर कर लिया गया है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस को ये सफलता तरनतारन के सरहदी गांव दालीरी से मिली है। दरअसल इस जगह पर ड्रोन मूवमेंट की सूचना मिली थी। बीएसएफ जवानों ने ड्रोन को रोकने के लिए फायर भी किए, लेकिन ड्रोन आंखों के सामने से गायब हो गया था। मूवमेंट की सूचना के बाद बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चला दिया। इसी दौरान बीएसएफ को गांव दालेरी से DJI Mavic 300 RDK ड्रोन मिला था। बीते लंबे समय से इस ड्रोन का प्रयोग पाकिस्तानी तस्कर हेरोइन भारतीय सीमा में भेजने के लिए कर रहे थे। बता दें कि लंबी दूरी का सफर तय करने के साथ साथ ये ड्रोन तकरीबन 5 किलो तक भार भी उठा लेता है। इस ड्रोन के साथ साथ बीएसएफ ने एक पैकेट भी जब्त किया है, जिसे खोला गया तो उसमें तकरीबन 3.25 किलोग्राम हेरोइन थी। फिलहाल ड्रोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि इसकी उड़ानों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। हिमाचल के शिमला में गुरुवार को फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है। इसमें नेपाल के एक पैराग्लाइडर सहित देश भर के 41 पायलटों ने आसमान में करतब दिखाई। बता दें कि चैंपियनशिप के पहले ही दिन एक पैराग्लाइडर लैंड करते वक्त हादसे का शिकार हो गया।
उसका पैराशूट लैंडिंग स्थल पर एक पेड़ से टकरा गया। गनीमत ये रही कि तब तक पायलट के पांव जमीन पर लैंड कर गए, इससे उसे चोट नहीं आई। हालांकि पायलट का पैराशूट पेड़ में लटक गया। गौरतलब है कि शिमला में पहली बार इस तरह की चैंपियनशिप करवाई जा रही है। पर्यटन विभाग द्वारा कराई जा रही इस फ्लाइंग फेस्टिवल का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है। बता दें कि मानसून में भारी बारिश के कारण प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर तबाही के खौफ से कम लोग यहां आ रहे हैं। इसे काम करने के लिए मकसद से 4 दिन चलने वाली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता के लिए पर्यटन विभाग ने स्विट्जरलैंड, जर्मनी व फ्रांस इत्यादि देशों के पायलट से भी संपर्क साधा था, मगर बाहर से कोई पैराग्लाइडर नहीं पहुंचा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।